हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। सभी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं और आगे भी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम से क्वेश्चन है। वर्ड है आपका ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस का मतलब है चापलूस। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वाइल, क्योंकि सर्वाइल का मतलब भी क्या होता है? चापलूस। अगर मैं अदर वर्ड्स की बात करूं तो देखिए डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब है जिद्दी। डिसऑनेस्ट बेईमान और ऑनेस्ट हो जाएगा ईमानदार। क्लियर? तो ये दोनों वर्ड्स तो आपस में ही एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वाइल। नंबर 2 है, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी एंटोनिम। तो वर्ड है आपका रग्ड। अब रग्ड का मतलब क्या होता है? रग्ड का मतलब होता है खुरदुरा, या फिर मैं कहूँ उबड़ खाबड़। ठीक है, खुरदुरे की अगर अपोजिट की जाए, ठीक है, खुरदुरे का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम चिकनी चीज। ठीक है, कोई चीज खुरदुरी है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? चिकना। और चिकने की इंग्लिश होती है आपका स्मूथ। तो रग्ड का जो है एंटोनिम आपका हो जाएगा स्मूथ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। हार्ड की अगर मैं बात करूं तो हार्ड का मतलब होता है कठोर, नहीं हो सकता। स्टडी में आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं, तो स्टडी का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, हो सकता है आपने स्टडी पहले ना सुना हो तो इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, स्टडी का मतलब होता है मजबूत। और रफ जो है ये तो इसका सिनोनिम है, क्योंकि रग्ड का मतलब खुरदुरा और रफ का मतलब भी क्या होता है? खुरदुरा, या फिर मैं कहूँ उबड़ खाबड़। इसके बाद नंबर 3 आपका आता है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होता है, आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आई होप आप जो है इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन डायरेक्शन नंबर 4 to 6 है आपकी, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो ये आपका एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन है। नंबर 4 है, व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। अब देखिए, जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा था तो ऐसा लग रहा था वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है और मुझसे उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको जो सेंटेंस दिया गया है इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। बट अगर यहाँ से मैं देखूँ व्हाट वाज माय नेम, तो यहाँ से ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है। तो हमें क्या करना है? देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? व्हाट जो है आपका, व्हाट वाज माय नेम, यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा। क्लियर? यानी सी पार्ट में एरर है। और एरर क्या है? तो देखिए, ये जो आपका वॉज है ये माई नेम के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप लिखेंगे व्हाट माई नेम वॉज, तो माई नेम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब आती है सिंपल सेंटेंस में। क्लियर? अगर आपका इंटेरोगेटिव होता देन ये बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर होता तो बिल्कुल करेक्ट होता। बट अब यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो पहले आपको माई नेम सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करनी है, वॉज। क्लियर? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 है, माई लवली लॉन विच इज ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग। अब यहाँ पर देखिए, कोई भी किसी भी तरह का एरर नहीं है, सब बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 6 है, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेज टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह आपकी आई है वर्ब विशेज। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है। वहीं आगे चल के आता है वांटेड, तो यहां से आपको पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट का है। अब कंफ्यूजन इसमें आपको हो जाएगी। तो देखिए, जो आपका पहली वर्ब है उसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, यानी पहली वर्ब आपकी है विशेज जो कि प्रेजेंट में है, तो यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। क्लियर? जो आपकी वर्ब पहली है वो जिस टेंस में होगी उसी टेंस में आपका पूरा सेंटेंस होना चाहिए। तो विशेज प्रेजेंट में है तो आप इसको भी प्रेजेंट में बदलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी पार्ट में एरर है। और एरर क्या है? तो देखिए, वांटेड की जगह आप क्या कर देंगे? वांट्स कर देंगे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद डायरेक्शन 7 to 9 है, द सेंटेंसेस गिवन विद ब्लैंक्स आर टू बी फिल्ड विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फिलर्स हैं यहाँ पर। नंबर 7 है, वन शुड ऑलवेज सेट डैश सम मनी फॉर इमरजेंसी।
अब देखें यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि इंसान को थोड़ी सी जो अमाउंट है, थोड़ा सा जो पैसा है, मनी है, वो इमरजेंसी के लिए अलग रख लेनी चाहिए, यही कहना चाह रहा है। अब अलग के लिए ना तो आप ओन का यूज़ करेंगे, ना आउट, ना बाय, तो यहां पर आएगा असाइड, ठीक है। और देखिए सेट असाइड का मतलब क्या होता है? असाइड का मतलब होता है घने में से कुछ बाद के लिए निकाल कर रखना। क्लियर? तो आपको क्या करना चाहिए? एक इंसान को हमेशा, ठीक है, ऑलवेज जो घना आपके पास पैसा है उसमें से कुछ पार्ट जो है इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए, ये यहां पर कहा जा रहा है। इसके बाद नंबर 8 है द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन अ फ्यू मिनट्स डैश प्लेटफॉर्म 6। तो यहां पर देखिए सेंस क्या निकल के आएगा कि जो ट्रेन है वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कुछ देर में आएगी। क्लियर? आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो पर के लिए देखिए इनका मतलब क्या होता है? में नहीं आ सकता। अबव प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है आती है, बट अबव यहां पर कभी भी यूज नहीं होता। प्लेटफॉर्म के साथ याद रखिए हमेशा ओन का यूज होगा। कंफ्यूजन ये होती है कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आप खड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेन कहाँ आती है? ठीक है, प्लेटफॉर्म पर आती है। तो आपका ओन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अबव में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद नंबर 9 है आई हैवंट हैड डैश अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे, यानी मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं दिन में पढ़ सकूं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो एक सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में जो है यूज किया गया है। अब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी या घनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो इसके लिए आप दो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, एक वेरी और एक मच। तो जब आपका यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप वेरी का भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हैवंट हैड मच अपॉर्चुनिटी टू स्टडी ड्यूरिंग द डे। देन डायरेक्शंस 11 to 12 है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम एंड फ्रेज, तो मुहावरे और कहावतों से है। नंबर 10 है चीक बाई जॉल। अब देखिए चीक आप जानते हैं क्या होता है? गाल, और जॉल से मतलब है जॉ लाइन। ठीक है, जॉ लाइन आप जानते हैं ना, जॉ लाइन क्या होता है? ठीक है, तो आपके जो गाल हैं और जॉ लाइन, तो उनका जो है ये मुहावरा बना है। अब यहाँ पर देखिए आपके जो मीनिंग है वो क्या आ रहे हैं। तो पहला है वेरी क्लोज टुगेदर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपके गाल और आपकी जो लाइन आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, इवन मैं कहूँगा एक ही चीज़ के दोनों पार्ट हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हैं, तो इसीलिए ये कहा गया है चीक बाई जॉल, यानी कि वेरी क्लोज टुगेदर। इसके बाद आता है बियॉन्ड द पेल। तो बियॉन्ड द पेल का मतलब है अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, यानी कि बेतुका या फिर मैं कहूं जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इसके बाद आता है ब्लो वंस ट्रम्पेट। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर जो प्रैक्टिस सेट 3 था उसमें भी हमने डिस्कस किया था, तो आप वहां से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब आपकी बारी है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मैंने आपको बताया था, अब आप मुझे बताएंगे। इसके बाद डायरेक्शन नंबर 13 to 15 है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो नंबर 13 है शाइन विद अ ब्राइट बट ग्रीफ और इरेगुलर लाइट, यानी कि एक ऐसी चमक जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, ठीक है, लेकिन वो कभी कभी चमक रही है, और इरेगुलर है यानी कभी चमक रही है कभी नहीं चमक रही है, और बहुत ही छोटी सी लाइट है, बहुत ही जो है बहुत ही कम जगह से जो है आ रही है, ब्रीफ। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? फ्लिकर। ऐसी लाइट को क्या बोलते हैं? फ्लिकर बोलते हैं। अब देखिए जो लोग एडिटिंग वगैरह करते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे फ्लिकर क्या होता है। फ्लिकर का मतलब है एक जगह से लाइट आ रही है, कभी कभी आ रही है वो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा रोशनी जो है वो फेंक रही है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए इरेगुलर लाइट जो है वो आ रही है, तो उसको बोलते हैं फ्लिकर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ विम्पर, तो विम्पर क्या होता है? बच्चे की तरह रोना या फिर मैं कहूँगा ठिनठिनाना। इसके बाद नंबर 14 है अ डिजीज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि काफ़ी सारे पीपल्स को, काफ़ी सारे लोगों को एक साथ जो है अफेक्ट कर रही है एक एरिया में सेम समय में। तो ऐसी बीमारी को क्या बोलेंगे? ऐसी बीमारी को बोलेंगे एपिडेमिक।
आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा एपिडेमिक। जैसे कि फिलहाल में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्या है, एक एपिडेमिक जो है डिजीज है, एक एपिडेमिक जो है सिचुएशन यहाँ पर इसने क्रिएट की हुई है। इसके बाद नंबर 15 है द एक्ट ऑफ सेटिंग फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ एनी काइंड। अब बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन या फिर मैं कहूँ गुलामी। तो एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा काम जिससे कि मतलब आपके जो बंधन है, किसी भी तरह का बंधन जो है उससे मुक्त होना, वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन यानी कि मोक्ष मिल जाना या फिर मैं कहूँ मुक्ति मिल जाना। ठीक है, किसी भी तरह का बंधन है अब वो जो है आपके पास नहीं है, कि कोई भी तरह का आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं है। देन डायरेक्शन 16 to 20 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच विल इंप्रूव द सेंटेंस। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है ये। नंबर 16 है विल यू टेल मी हु डिड अकम्पनी यू टू द एयरपोर्ट। अब देखिए, हु के साथ आप याद रखिए, कभी भी हु के साथ जो वर्ब आएगी उसका ऑक्सिलरी पार्ट कभी भी अलग नहीं होगा। देखिए ये आपकी है वर्ब और ये है ऑक्सिलरी डिड, तो याद रखिए हु के साथ जो वर्ब आएगी उसका ऑक्सिलरी पार्ट कभी भी अलग नहीं होगा। यानी हु के बाद जो आपकी वर्ब आएगी वो सिंपल वर्ब आएगी, ऑक्सिलरी उनके बीच में नहीं होगी। सेम एज आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा, देखिए डिड से ये आपको बताना चाह रहा है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट के अंदर है। ठीक है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देना है, हु अकम्पेन्ड यू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हु के बाद जो वर्ब आएगी उसका ऑक्सिलरी पार्ट कभी भी अलग नहीं होगा। देन नंबर 17 है नविंदर एंड हिज वाइफ डिपार्टेड फॉर लंदन बाय एयर इंडिया येस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होती है कि डिपार्टेड के बाद टू आएगा, बट ऐसा नहीं है, डिपार्टेड के साथ में हमेशा फोर आता है, क्योंकि डिपार्ट फोर का मतलब है किसी जगह के लिए प्रस्थान करना, किसी जगह के लिए निकलना। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है बिल्कुल ही करेक्ट है, यहाँ पर कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 18 द रेन ब्रॉट मोर रेस्पाइट फ्रॉम द हीट। अब रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट का मतलब होता है राहत या फिर मैं कहूँ रिलीफ। ठीक है, तो जो बारिश है, जो रेन है, वो गर्मी से थोड़ी सी राहत लाई है। तो यहाँ पर देखिए मोर लगा हुआ है। अब मोर और मोस्ट ये आपके बिल्कुल नहीं आ सकती, यानी ये जो मोर है ये भी गलत है और ऑप्शन नंबर बी जो मोस्ट है ये भी गलत है। क्यों, देखिए आपने जब एडजेक्टिव्स पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मोर और मोस्ट को हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में यूज करते हैं। ठीक है, मोर आपका कंपैरेटिव में यूज होता है और मोस्ट सुपरलेटिव में, यानी कि कंपैरिजन के लिए हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। बट अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो यहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं किया गया है। ठीक है, किसी भी तरीके का कंपैरिजन नहीं किया गया है, तो यहां पर आपका ना तो मोर आएगा ना मोस्ट आएगा। और ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीवर ड्रोट, तो ये तो इन्होंने सेंस ही चेंज कर दिया, मीनिंग ही बदल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मच रेस्पाइट। ठीक है, यानी कि जो आपकी बारिश है, जो वर्षा है, उसने आपको जो है काफी ज्यादा राहत दी है गर्मी से। इसके बाद नंबर 19 है ही स्पीक्स सो फास्ट टू बी अंडरस्टूड। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आया है सो, तो एक चीज याद रखिए, अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके से सो आता है तो सो के साथ में या तो दैट भी आना चाहिए। ठीक है, अगर सो आया है तो साथ में दैट भी आना चाहिए, अदरवाइज सिर्फ टू आना चाहिए, सो की जगह टू, जैसे कि यहां पर आया है ऑप्शन नंबर बी में, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। तो अगर सो आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में दैट का भी यूज कीजिए, अदरवाइज सो का यूज नहीं होगा, सो की जगह पर टू का यूज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो गया। नंबर 20 है आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर, यानी मैं और मेरे पेरेंट्स साथ में रहते हैं। अब यहां पर अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी के हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, बट इंग्लिश में अपने एक रूल पढ़ा होगा 2 3 1, यानी कि सबसे पहले पर्सन 2 की बात की जाती है, फिर पर्सन 3, फिर पर्सन 1। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वो रूल फॉलो होगा। तो आई एंड माई पेरेंट्स जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, माई पेरेंट्स एंड आई, क्योंकि देखिए जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो आपका लास्ट में आता है। क्लियर, तो माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप आप सभी को इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मजा आया होगा सोल्व करने में। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।